नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान विषय के हिंदी भाषा का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य पहुंचाएं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल लिस्ट में जाकर पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। आज का टॉपिक है भोजन, यह कहाँ से आता है। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में प्रत्येक दिन भोजन ग्रहण करते हैं। हमारे प्रत्येक दिन के भोजन में हमें भिन्न भिन्न सामग्रियां दिखलाई पड़ती हैं। भिन्न भिन्न सामग्रियों का तात्पर्य यह है कि हम अपने भोजन की गुणवत्ता तथा उसके स्वाद को बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। सवाल यह है कि ये सामग्रियां कहाँ से मिलती हैं। भोजन में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियां सामान्यतः संगठक कहलाती हैं। इन्हीं संगठकों के माध्यम से हम भोजन को खाने योग्य बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें रोटी बनाना है तो हम गेहूं को पीसकर आटे बनाकर उसमें जल मिलाकर चपाती या रोटी का निर्माण कर लेते हैं। अगर हमें दाल की आवश्यकता है तो हम दाल को लेकर जल, स्वादानुसार नमक, तेल, घी और मसाले का उपयोग करके स्वयं के उपयोग के लिए दाल बना लेते हैं। ये कच्ची सामग्रियां जो हम प्रयोग कर रहे हैं, यही भोजन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले संगठक हैं। इन्हीं के माध्यम से हम भोज्य सामग्री का निर्माण करते हैं। प्रश्न यह है कि ये सामग्रियां हमें मिलती कहां से हैं। ये सामग्रियां हमें वास्तविक रूप से, प्राकृतिक रूप से मिलती हैं। अब इन सामग्रियों के स्रोत के बारे में यदि देखा जाए तो हमें मुख्यतः दो प्रकार के स्रोतों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला स्रोत है जंतु स्रोत और दूसरा है पादप स्रोत। पादप स्रोत से तात्पर्य यह है कि खाने में उपयोग किए जाने वाले वे सामग्री या वे संगठक जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। ऐसे संगठकों को हम पादप संगठक कहते हैं, जैसे कि फल, बीज, तना, फूल इत्यादि। अब यदि हम जंतु स्रोतों के बारे में बात कर लें तो इसमें वे सभी सामग्रियां या संगठक शामिल होंगे जो हमें जंतुओं के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, दही, अंडा, घी, मांस, मछली, झींगा, पनीर इत्यादि। ये चीजें हमें पौधों से प्राप्त नहीं हो सकती। इन्हें प्राप्त करने के लिए जंतुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। चित्र के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमें पादप तथा जंतु स्रोतों में किस प्रकार भेद करना है। पादप स्रोतों में आप देख रहे हैं कि वे सभी सामग्रियां जो पौधों से प्राप्त हो रही हैं, जैसे कि टमाटर, गोभी, खीरा, चुकंदर, सलजम, धनिया, मूली इत्यादि। जबकि आप दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर हमें जंतुओं से खाद्य सामग्रियां प्राप्त करनी है तो उसका स्वरूप कुछ अंडा, मीट, मछली, झींगा, दूध, चिकन इत्यादि के रूप में होता है। तो इस तरह हम जंतु और पादप स्रोतों के बारे में पर्याप्त विभेद रख पाते हैं। यहां पर एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपको भोज्य सामग्री, उसमें प्रयुक्त किए जाने वाले संगठक तथा संगठकों के प्राप्त स्रोत के बारे में दिया गया है। जैसे यदि हमें इडली बनाना है तो हम सामान्य रूप से प्रयुक्त सामग्री में दाल, नमक, जल, चावल इत्यादि का प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न यह है कि इडली में प्रयुक्त किए जाने वाले ये संगठक हमें किन किन माध्यमों से प्राप्त होते हैं।
हमें इन्हीं माध्यमों के बारे में जानना है। जैसे उड़द की दाल हम खेत में उगाते हैं, जो कि हमें पौधों से प्राप्त होता है, अर्थात दाल का स्रोत पौधे हैं। इसी प्रकार दिए गए कॉलम को आप भर सकते हैं। दूसरे में यदि हम देखते हैं कि यदि हमें चिकन बनाना है तो हमें किन किन संगठकों या सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हमें चिकन, मसाला, तेल, घी और जल की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप बताइए कि यदि हमें चिकन प्राप्त करना है तो हम किसका सहारा लेंगे। स्वाभाविक रूप से हमें मांस वाली वस्तुएं जंतुओं से प्राप्त होंगी, अतः चिकन जंतु स्रोत में आएगा। अगर हमें तेल, घी प्राप्त करना है तो हमें पता है कि तेल हमें जंतुओं से भी प्राप्त होता है और हमें पौधों से भी प्राप्त होता है। अगर हमें मसालों की बात की जाए तो मसाले सामान्य रूप से आपको पता होगा कि पौधों के बीज एवं उनके कुछ महत्वपूर्ण भागों का संगठन होता है, अतः हम कह सकते हैं कि मसाले भी हमें पौधों के माध्यम से प्राप्त होता है। तीसरे में खीर है, अतः आप इन छूटे गए कॉलम को आप स्वयं भरने का प्रयास करें। चीनी हमें गन्ने से प्राप्त होता है। अब आप सोचकर बताएं कि गन्ना वास्तव में जंतु स्रोत है या पादप स्रोत। अब देख लेते हैं कि खाद्य सामग्री में जंतु अथवा पौधों के जिन भागों का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन कौन से भाग महत्वपूर्ण हैं। क्या हम जंतु अथवा पादप के सभी भागों का प्रयोग करते हैं? उदाहरण के लिए यदि हमें फलदार वृक्ष दिया गया है तो हम उस वृक्ष के फल को खाते हैं, न कि उसके तना, जड़ या पत्तियों को। अतः हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हमें अपनी खाद्य सामग्री में पौधों तथा जंतुओं के किस भाग का उपयोग करना है। सामान्यतः पौधों के प्रमुख भागों का उपयोग कुछ इस प्रकार दिया गया है। जैसे हमें किसी पौधे के पत्ते का उपयोग करना है तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि हमारी रसोई घर में पत्तों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सब्जियां होती हैं, जैसे मेथी, पालक, धनिया इत्यादि। ये सभी पौधे पत्तेदार होते हैं, अतः हम इन पौधों का उपयोग पत्तों के रूप में करते हैं। अगर हमें पादप सामग्री का उपयोग जड़ के रूप में करना हो, अर्थात जड़ वाली पादप सामग्री का उपयोग करना हो, तो हम उसमें मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर ये सब प्रयोग करते हैं। अर्थात जड़ वाली खाद्य सामग्री से तात्पर्य यह है कि ऐसी खाद्य सामग्री भूमि के कुछ नीचे पैदा की जाती है। कुछ खाद्य सामग्रियां बीज के द्वारा भी बनाई जाती है, जैसे दाल, चना, मूंगफली, कॉफी इत्यादि। आप देखते हैं कि दाल, मूंगफली ये सब हम उनके पौधे के तने या जड़ को नहीं खाते, बल्कि हम उनके बीज का उपयोग करते हैं। सामान्य रूप से आप देखते होंगे कि जब आपके घर में प्रयुक्त की जाने वाली सरसों का तेल बीज से ही प्राप्त होता है। फल के रूप में यदि हम देखें तो हम केला, आम, अमरूद, सेब, अंगूर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम संपूर्ण वृक्ष का उपयोग न करके उसके कुछ महत्वपूर्ण भागों का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। उसी प्रकार जंतुओं में भी सभी प्रकार के भागों का उपयोग नहीं किया जा सकता। हमें चयन के आधार पर उनके मांस तथा उनसे बने पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें सामान्य रूप से मांस, दही, अंडा, घी, पनीर, मिठाई तथा उससे बने उत्पाद शामिल हैं। पौधों तथा जंतुओं के बचे अवशेष पदार्थों का हम कुछ अन्य तरीकों से भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि औषधीय पौधे हैं तो हम उनके जड़ों या तनों का उपयोग दवाइयों के रूप में कर सकते हैं। और यदि जंतुओं की बात की जाए तो जंतुओं के बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को हम
दवाई या कैल्शियम जैसी विशेष वस्तुएं बनाने में करते हैं। मित्रों, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिन्हें हम कच्चे खाने के आदी होते हैं। उदाहरण के लिए आप उड़द की दाल या चने का उदाहरण ले सकते हैं। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि चने या उड़द की दाल को अगर हम भिगो कर रख देते हैं तो अगले दिन हमें वह फूला हुआ मिलता है। हम इसे कच्चा ही खा सकते हैं। यदि हम इसी चने या उड़द की दाल को अगर हम एक भीगे हुए कपड़े से लपेट कर रख देते हैं तो अगले दिन हमें उसमें एक हल्का सा सफेद रंग का अंकुरित भाग दिखाई देगा। हम इसे भी आसानी से खा सकते हैं। अंकुरित चना बिना अंकुरित चने से ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। दूसरे उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं मधुमक्खियों को। मधुमक्खियों के छत्तों से हमें प्राकृतिक शहद प्राप्त होता है। ये शहद मधुमक्खियों द्वारा पुष्पों या फूलों के रस को चूस कर बनाया जाता है और ये शहद हमारे रसोई घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मधुमक्खियां अपने छत्तों को एकत्र करने के लिए एक विशेष प्रकार के आवरण का उपयोग करती हैं जो कि मोम से बना होता है और यह मोमबत्ती, दवा और अन्य विशेष कामों में उपयोग किया जाता है। आप सामान्य रूप से देख सकते हैं कि जब चने को या मूंग की दाल या उड़द की दाल को भिगो दिया जाता है तो वो केवल फूल जाता है, परंतु जब उसे कपड़े में लपेटकर अगले दिन तक रख दिया जाता है तो उसका अंकुरण हो जाता है। सामान्य रूप से अंकुरित चना या उड़द या मूंग की दाल अनंकुरित चने या उड़द की दाल से ज्यादा पौष्टिक है। आप दूसरे चित्र में देख पा रहे हैं कि मधुमक्खियों के छत्तों से हमें मोम तथा शहद प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। अब सवाल यह है कि हम पौधों तथा जंतुओं से जो सामग्रियां प्राप्त करते हैं, सामान्य रूप से जंतु किन किन सामग्रियों को अपनी खाद्य श्रृंखला में शामिल करते हैं, अर्थात जंतु क्या कुछ खाते हैं। मित्रों, सभी जंतुओं का आकार तथा व्यवहार एक समान नहीं होता, अतः उनके खाने की पद्धति तथा खाने में प्रयुक्त सामग्री भी अलग अलग होगी। इसे हम मुख्यतः 3 भागों में बांट लेते हैं। पहले भाग में वे जंतु आएंगे जो साग सब्जी यानी पौधों से जुड़ी सामग्रियों पर आश्रित होते हैं, अर्थात वे जंतु जो पेड़ पौधे, कंदमूल, फल फूल खाकर जीवित रहते हैं, हम उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। उदाहरण के लिए खरगोश, चूहा, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि। आप सामान्य रूप से चित्र में विशेष रूप से देख सकते हैं कि हमें बकरी, गाय, खरगोश, भेड़ इत्यादि के चित्र दिखाई गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका आहार तंत्र और इनके जबड़ों का स्वभाव। सामान्यतः शाकाहारी जंतुओं के दांत चौड़े तथा जबड़े बड़े होते हैं। अब हम देख लेते हैं मांसाहारी जंतुओं के बारे में। मांसाहारी जंतुओं में वे जंतु आते हैं जो पौधों द्वारा बनी वस्तुओं का उपयोग न करके मांस इत्यादि का उपयोग करते हैं। इन मांसाहारी जंतुओं में वे जंतु भी हैं जो छोटे जंतुओं को भी खा जाते हैं। उदाहरण के लिए शेर, बाघ, लकड़बग्घा इत्यादि। आप सामान्य रूप से देखते होंगे कि शेर जंगल में रहने वाले छोटे मांसाहारी जंतुओं को भी खा जाता है। इसी प्रकार बाघ भी अपने से छोटे तथा कमजोर जंतुओं को जो मांस खाते हैं उन्हें खाता है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे भाग की, अर्थात सर्वाहारी।
सर्वाहारी का तात्पर्य है सब कुछ खाने वाला, अर्थात इसमें वे जीव शामिल हैं जो मांस भी खा सकते हैं और पेड़ पौधों से बनी सामग्रियों का भी उपभोग कर सकते हैं। ऐसे जंतुओं में कुत्ता, बिल्ली और हम इंसान भी शामिल हैं। आप एक बात अवश्य देखे होंगे कि जितने भी जंगली जानवर होते हैं, अर्थात जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनके दांत नुकीले तथा जबड़े बड़े और मजबूत होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।